क्लास 11 की स्टार्टिंग हो चुकी है और आज हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1 सेट्स का इंट्रोडक्शन। तो बच्चों एक बात बहुत अपने ध्यान में रखना कि आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हो मैथ्स की, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सारी चीज़ों को, सारे कॉन्सेप्ट को समझ के आगे चलो, क्योंकि मैथ एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। बट अगर आप इसके लॉजिक को नहीं समझते हो तो ये आपको डिफ़िकल्ट लगता है। अगर आप इसके लॉजिक को समझोगे, कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करोगे, तो ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज हम करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इसका नाम सेट्स। सो सेट्स हमारे पास होता क्या है, सेट होता क्या है एक्चुअली। तो सेट होता है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ए well defined collections of objects। ठीक, कि जिस सेट से एक ऐसा कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका चलो एक एग्जांपल देते हैं कि एक्चुअली में सेट होता क्या है। जैसे ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कितने होते हैं वैसे अल्फ़ाबेट इंग्लिश में? हमारे 26 होते हैं, बट इन्होंने हमसे पूछा ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, आई, ओ, यू और ई होते हैं ना, यही होते हैं, सभी को पता है। ये हमारे 5 वोवल्स होते हैं, इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं एक तरीके से। तो ये हमारा सेट है। जैसे हम अब बोलने लगे कि आप बताओ ऑल अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट बताओ कितने होते हैं। हम बता सकते हैं 26 होते हैं, हमें पता है। तो ये होगा एक सेट। और सेट किसे नहीं बोले, जैसे हम बोल दें कि ऑल पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, ये बोल दें हम, तो आप मुझे बताओ कि ये एक सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल में आप कितने पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हो? कितने भी कर सकते हो, जितना आपकी मर्ज़ी हो। जैसे मैंने 5 किए तो कोई 10 कर देगा, जैसे आपने 10 किए तो कोई और कितने करेगा। ठीक है, तो हम कितने भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये हमें एक बात बहुत अपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, कितने भी ड्रॉ कर लो तो हम इसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते ना, इसलिए ये सेट, हम इसको सेट नहीं बोलेंगे। ठीक, हम इसको सेट नहीं बोलेंगे। अब आगे आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। हमारे पास सेट्स में 2 फॉर्म होती हैं। ठीक है, एक हमारे पास होते हैं टैबलर और रोस्टर फॉर्म। ठीक, और एक हमारे पास होती है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टैबलर और रोस्टर फॉर्म क्या होती है। ठीक है, देखो बच्चों, रोस्टर फॉर्म हमारे पास क्या होती है। रोस्टर फॉर्म एक तरीके से जो हमारे सेट्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हम अगर कोमा से सेपरेट करके लिखते हैं ना, जैसे हमने यही वाला एग्जांपल ले लो, ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमने ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारी रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि हमने ये जो मिडल ब्रेसेस होते हैं ना, इनके अंदर हमेशा लिखे जाते हैं ये फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म भी इन्हीं ब्रेसेस के अंदर लिखी जाती है और हमारी टैबलर फॉर्म भी इन्हीं ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाती है। ठीक है, तो हमारी रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे इसे, जैसे ये दिया हुआ है हमें ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये हमें सेट दिया हुआ है, तो इसको हम टैबलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ऐसे ही ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, कोमा से सेपरेट करके ऐसे हम लिख देंगे। और अगली बात आती है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म की। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में बच्चों हम क्या लिखेंगे? जैसे यही वाला सेट है मान लो। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अगर हमें रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम इसको कैसे करेंगे? हम एक्चुअली में बच्चों देखो, ध्यान से देखो कि सेट बिल्डर फॉर्म होती क्या है। जो रोस्टर फॉर्म होती है ना हमारी,
उसमें तो हम कोमा से सेपरेट करके लिख देते हैं, पर जो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म होती है उसमें हम ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना सेट के अंदर, ये जो एलिमेंट्स होते हैं इन सब की इनकी प्रॉपर्टीज़ के थ्रू जब हम लिखते हैं किसी चीज़ को, उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। जैसे अगर हम यही एग्जांपल हमारा आगे लेके चले सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम इसको क्या लिखेंगे, मिडल ब्रेसेस ध्यान रखनी है, फिर x कोलोन x इज ए वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट ये हमने लिख दिया। ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म होगी, है ना इजी, बिल्कुल इजी है, बस ध्यान देने की ज़रूरत है थोड़ी सी। इसमें हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के थ्रू इसे डिफ़ाइन करते हैं, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के थ्रू, ठीक है। सो एक्स ये जो कोलोन होता है ना हमारे पास, ये कोलोन होता है, इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, सच दैट। जैसे इसको हम ये नहीं बोलेंगे एक्स कोलोन एक्स, नहीं, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। जैसे ए है उसको एक्स की जगह रखेंगे, वो भी वोवल है, ई भी, आई भी, ओ भी, यू भी, ठीक है। तो ये होगी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। आपको आई होप कि आपको ये दोनों फॉर्म अच्छे से क्लियर हो चुकी है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। तो बच्चों हमारे जो मैथ्स होता है उसमें आगे कई जगह ये पे टर्म कुछ यूज़ होती हैं। जैसे हमारे पास होता है एन, ठीक है। एन कहीं पे आपको अगर ऐसे लिखा मिल जाए ना अकेला, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इस एन का मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। हमारे पास आ जाए जेड, अगर हमें कहीं पे भी जेड लिखा मिल जाए तो इसका मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ऑल मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स, ठीक। एक हमारे पास होता है क्यू, क्यू का मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, ठीक है। हमारे पास आता है आर, आर किसके लिए यूज़ होगा, जल्दी जल्दी रिकॉल करो, ये नोटेशंस तो सभी को पता होंगी। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, कौन से होते हैं रियल नंबर्स, पता है ना सभी को, ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक रियल नंबर्स होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स। आगे हमारे पास जेड प्लस आ जाए, इसका मतलब होता है हमारे पास द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, प्लस लगा दिया ना, इसका मतलब है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। और हमारे पास होते हैं क्यू प्लस, क्यू क्या होते हैं, रैशनल नंबर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ठीक। और क्या रह गया, आर प्लस, अगर कहीं पे लिखा मिल जाए आर पॉजिटिव, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। ये हमारी नोटेशंस यूज़ होती हैं मैथ्स में। आगे आप एक्सरसाइज वगैरह करोगे तो सभी में हमें ये नोटेशंस देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इनका हमें पता होना चाहिए। सभी को पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स हमारे वन से लेकर जो इन्फिनिटी तक हमारे इन्फिनिटी तक जो जाते हैं वे सारे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव जो नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है, इसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स सभी को पता है, ज़ीरो, सभी पॉजिटिव नंबर, सभी नेगेटिव नंबर, सभी हमारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स सभी को पता होगा, जिन्हें हम पी बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 सो ऑन इन्फिनिटी तक, ठीक है। ज़ीरो और सारे पॉजिटिव नंबर्स जो हमारे होते हैं
उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो हमारे। पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होंगे, जिन्हें पी बटा क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके और जो पॉजिटिव नंबर हो, यानी नेगेटिव की जो नंबर्स है वो इसमें हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव रियल नंबर्स में क्या आएंगे, ये सारे आएंगे 1 2 3 4 वगैरह, ठीक है। तो ये बात आई होप आप ये सभी समझ गए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। एक बात और हमेशा याद रखना बच्चों कि जैसे हमारे पास हमें जैसे सेट दे दिया और टेबलर फॉर्म में उन्होंने हमें कोई भी सेट दे दिया जैसे कि, ठीक है, और उसमें बोल दिया उन्होंने कि जो है स्कूल है उसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जो स्कूल है हमारा उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो स्कूल के सेट बिल्डर फॉर्म में ही दिया हुआ है हमें, ठीक है। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है इसे, तो हम कैसे लिखेंगे, SCHOL। अब आप सभी पूछेंगे कि इसमें आपने ये वाला ओ तो लिखा ही नहीं, क्योंकि बच्चों ध्यान से देखो ये वाला वर्ड रिपीट हो रहा है। और जब हम किसी वर्ड को, किसी सेट को जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं ना, तो जो वर्ड एक बार आ जाता है उसके दोबारा नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेके चल लो, जैसे हमारे पास कुछ भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि बजिंग, ठीक है, ये वर्ड है। इसको खुद एक बार पॉज करके लिख के देखो क्या आएगा, BUZ दोबारा आ गया, IN और G पहले नहीं आया है तो G, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। रिपीट नहीं होंगे वर्ड्स। अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई भी सेट ले लो, ठीक है, ABCEZ, ठीक है। हमारे पास जैसे ये सेट दे रखा है हमें, ठीक है। अब इसमें हमसे पूछ लें कि जो A है क्या ये बिलोंग करता है सेट A से, तो इसका आंसर क्या होगा, या एब्सोल्युटली हमें दिखाई दे रहा है कि A सेट का एलिमेंट है ये, ठीक है। तो हम लिख देंगे A बिलोंग्स टू A। ये जो हमारे पास ये लगाया है ना मैंने, E की तरह होता है ये थोड़ा सा, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन साइन होता है ये, ठीक है। ये ग्रीक साइन होता है हमारे पास, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है ये एप्सिलॉन, बट इसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, बिलोंग्स टू, ठीक है। जैसे अब हमने लिखा A बिलोंग्स टू A, ठीक है। ये जो A एलिमेंट है ये बिलोंग करता है सेट A से, ठीक है। अब आता है नॉट बिलोंग्स टू, जैसे मैंने बोल दिया कि D क्या बिलोंग करता है A से, ये सही लिखा है मैंने, क्या आपको इसमें कहीं भी इस सेट में D दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा ना, सभी को, किसी को तो नहीं दे रहा ना, या किसी को दे रहा है, तो नहीं दे रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसको हम क्या कर देंगे, ऐसे बीच में से क्रॉस कर देंगे बिलोंग्स टू लगा के, इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, नॉट बिलोंग्स टू। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, नॉट बिलोंग्स टू, ओके, समझ आ गया आपको, ये होता है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। तो आपकी जो 1.1, ओके, समझ आ गया आपको, ये होता है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। तो आपकी जो 1.1 है, जो एक्सरसाइज है वो इन्हीं पे बेस है, यहाँ तक बेस्ड है, सारे क्वेश्चंस इतने तक आ जाते हैं। आगे हमारे पास आता है हमारा एम्प्टी सेट, ठीक है। तो बच्चों एम्प्टी सेट हमारे पास क्या होता है, तो एम्प्टी सेट इसके नाम से जैसे हमें पता लग रहा है कि एम्प्टी सेट कि एक ऐसा सेट जो है जिसमें कोई भी एलिमेंट जो कंटेन ना करता हो, ठीक है, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसे हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं, ठीक है। ये 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। एम्प्टी सेट के ही ये दो नाम है, नल सेट एंड वॉइड सेट, ठीक है।
सो एम्प्टी सेट ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि x such that x is an even prime number greater than 2, greater than 2। ये जैसे ये बोल दिया कि x such that x is an even prime number, even प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो बच्चों इसमें देखो कि क्या कोई ऐसा प्राइम नंबर होता है जो इवन हो और 2 से बड़ा हो? होता है? नो, ओनली 2 ही जो है वही एक ऐसा सिंगल प्राइम नंबर होता है, इवन प्राइम नंबर होता है जो हमारे नंबर्स में आता है। ठीक है ना बच्चों? तो जो 2 होता है हमारे पास वही एक अकेला इवन प्राइम नंबर होता है, बाकी सारे ओड होते हैं। ठीक है, तो हमारा इस सेट में अगर हमें इसे टैबुलर फॉर्म में लिखना है या रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इसे हम कैसे लिखेंगे? क्योंकि ये तो कोई एलिमेंट कंटेन ही नहीं करता ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? या तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, जैसे ब्रेसेस लगा के इसको हम खाली छोड़ देंगे। ठीक है, या हम इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, जैसे आप लिख दो, कई बच्चे क्या करते हैं ऐसे लिख देते हैं। नो, इट्स रॉन्ग। ठीक है, ये सही नहीं है। या तो केवल ये लगाओ या केवल मिडल ब्रेसेस लगा के उसको खाली छोड़ दो आप। इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट। और इसको क्या बोलते हैं? हम इसको फाई बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होती है? ये साइन क्या होता है? फाई का साइन होता है। इसको हम फाई प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया एम्प्टी सेट बहुत अच्छे से। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट्स। तो बच्चों देखो, हमारे पास जो फाइनाइट सेट एक तरह से ऐसा सेट होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। और इनफाइनाइट सेट ऐसा होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते या अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते। एक तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं फाइनाइट को, और इनफाइनाइट को हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलो एग्जांपल्स लेते हैं हमारे। जैसे मैं बोल दूँ, वही वाला ले लो पीछे वाला, जैसे हमने किया था वो वॉवल्स वाला, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं वॉवल्स को। तो ये फाइनाइट में आ जाएगा। इनफाइनाइट में क्या आएगा? इनफाइनाइट में वो वाला एग्जांपल आ जाएगा, जैसे कि ऑल पॉइंट्स होने हैं लाइन, जैसे लाइन है कोई भी, इसमें हम कितने भी पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, कोई कितने करेगा, कोई कितने करेगा, अपने हिसाब से करेंगे सभी। ठीक है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितने अनलिमिटेड कर सकते हो, यू कांट काउंट दैम। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? ये हमारा इनफाइनाइट सेट में आ जाएगा। और फाइनाइट सेट में क्या आ जाएगा? जैसे जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, है ना? समझ रहे हो आप सभी कि मैं क्या बोल रही हूँ? तो जैसे हम बोल दें कि ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, जैसे मैं बोल दूँ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो क्या कौन कौन से होते हैं बता सकते हो ना? ये ऐसे तो नहीं है कि इनकी कोई लिमिट ही नहीं है। जैसे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सारे आ जाएंगे। सभी को पता है 10 से लेस होते हैं। अगर ये बोल दे कि ऑल नेचुरल नंबर्स, तो वो तो इन्फिनिटी तक होते हैं, तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो वो किस में आ जाएगा? इनफाइनाइट सेट में आ जाएगा। आई होप ये भी आपको क्लियर हो चुका है अच्छे से। तो बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है? हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्वल सेट्स। ठीक है, तो क्या आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हमारा? इक्वल सेट्स। ठीक, तो इक्वल सेट्स क्या होते हैं? जैसे कि ना इनके नाम से पता लग जाता है बच्चों, जैसे इक्वल सेट्स में यानी 2 सेट्स जब इक्वल हो, उनके एलिमेंट्स इक्वल हो। जैसे हमारे पास कोई ए सेट है जिसके अंदर 1 2 3 और 4 है। ठीक है, एक कोई मान लो बी सेट है, इसके अंदर हमारे पास 4 2 1 एंड 3 ये एलिमेंट्स है। ठीक है, तो क्या आप इसको ए इज इक्वल टू बी बोलोगे? क्या ये दोनों इक्वल सेट्स हैं? क्या ए और बी
ये दोनों इक्वल सेट्स हैं। देखो 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है। सभी को दिख रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 इसमें है, 1 2 3 4 इसमें है, तो या दे आर इक्वल सेट्स। ये दोनों क्या है? ये दोनों इक्वल सेट्स हैं, ठीक है। ये समझ रहे हो आप सभी? इक्वल सेट्स हो गए। जैसे हमें इनके क्रम से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। ये किस ऑर्डर में, उससे लेना देना नहीं है, बस इसके एलिमेंट्स इसमें भी होने चाहिए और इस सेट में भी होने चाहिए, तब ये इक्वल सेट्स कहलाएंगे। इनके ऑर्डर से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे कई बच्चे बोलेंगे कि इसमें तो पहले 1 है, इसमें 4 है, तो ये कैसे सेम हुए? लेकिन ये नंबर्स अलग अलग हैं, ठीक है। 1 इसमें भी है, इसमें भी है, समझ रहे हो? तो ये होते हैं इक्वल सेट्स। अब जैसे मैं बोल दूँ A इज़ इक्वल्स टू कोई ए सेट, तो ये होते हैं इक्वल सेट्स। अब जैसे मैं बोल दूँ A इज़ इक्वल्स टू कोई ए सेट है, उसमें हमारे पास नंबर्स हैं 2 4 5। एक हमारे पास B सेट है, इसमें नंबर्स हैं 6 7 2 5। क्या ये दोनों इक्वल हैं? जैसे इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 4 है, इसमें है 4 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, लेकिन ये दोनों तो नहीं है, इसमें 4 नहीं है, तो ये इक्वल सेट्स नहीं है। इसको क्रॉस कर दो, ठीक है। तो ये हम इक्वल सेट्स नहीं बोलेंगे। ये भी क्लियर हो गई होगी चीज़। इसके बाद हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आता है वो है सबसेट, ठीक है। तो सबसेट क्या होते हैं? सबसेट का हमारे पास जो साइन होता है वो क्या होता है? ये साइन होता है सबसेट का, ठीक है। सी नहीं है, कंप्लीटली ऐसे है, ठीक है। ये सबसेट का साइन होता है हमारे पास। तो सबसेट हम किसे बोलेंगे? तो बच्चों ध्यान से देखो, जब जैसे कोई सेट है A और एक सेट है B, जब इस A के सारे एलिमेंट्स B में प्रेजेंट हो ना, A के सारे एलिमेंट्स B में प्रेजेंट हो ना, तो हम बोल देंगे कि जो A है ना वो B सेट का सबसेट है। समझ रहे हो? A सेट हमारा B सेट का सबसेट है, और अगर B सेट के सारे एलिमेंट्स अगर A में प्रेजेंट है तो हम क्या लिखेंगे? B इज़ द सबसेट ऑफ A, है ना। जैसे चलो एग्जांपल लेते हैं हम। तो एग्जांपल ले लो, जैसे कि A में लेट A इज इक्वल्स टू A E I O U, ठीक। और B सेट हमने ले लिया A B C D। तो इसमें मुझे ध्यान से देख के बताओ, क्या इसके सारे एलिमेंट्स जो सेट A के हैं वे सारे इस B सेट में भी प्रेजेंट हैं क्या? देखो A इसमें है, इसमें भी है। आगे देखो E इसमें है, नहीं है। I भी नहीं है, O भी नहीं है, U भी नहीं है, ये वाले इसमें नहीं है। तो ना तो A B का सबसेट है, जैसे ये सबसेट का साइन लगा के हम क्रॉस कर देंगे, इसका मतलब होता है कि ये सबसेट नहीं है, ठीक है। और ना जो B है वो A का सबसेट है, ठीक है। देखो जब A के एलिमेंट सारे B में प्रेजेंट हो, ठीक है, तो हम लिखेंगे कि जो A है वो B का सबसेट है, और अगर B के सारे एलिमेंट्स अगर A में प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे जो B है वो A का सबसेट है, ठीक है। ज़्यादा पजल होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात याद रखनी है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम ले लिया लेट A इज इक्वल टू 1 3 and 5, ठीक है। और B ले लो x such that x is an odd natural number less than 6, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, क्या ये जो A है, पहले इसको कन्वर्ट करो अच्छे से, इसको समझो ये क्या लिखा हुआ है। इज एन ओड नेचुरल नंबर
लेस देन 6। देखो जो 6 से लेस होते हैं वो नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होंगे, 1 होगा। इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो बी को, है ना, क्या होगा, 1 होगा। और क्या होगा, 1 तो सभी का डिविज़र, जो 1 होता है वो सभी के साथ भाग होता है, ठीक है। तो 1, और क्या होगा, ओड बोलना है, 2 तो इवन हो जाएगा। वैसे तो जो 6 होता है वो 2 से भी भाग होता है, पर वो इवन हो जाएगा, इसलिए फिर 3 आता है, 3 2 ज़ा 6 होता है। अरे अरे नहीं, सॉरी 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 यार, गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि हम इंसान हैं, कोई भगवान नहीं है कि गलतियाँ नहीं होंगी। तो एक आध गलतियाँ हो जाती हैं, उनको इग्नोर करो आप सभी, ठीक है। तो बी सेट को अगर हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो लेस देन 6 से और नेचुरल नंबर हमारे क्या होंगे, सबसे पहले तो 1 ही आता है, उसके बाद 2 इवन हो जाएगा, 3 आएगा, फिर 4 इवन हो जाएगा, 5 ओड होता है, फिर 6 लेस देन 6 बोला है तो लेस देन 6 तक तो 5 ही होते हैं ना। तो बी सेट हमारे पास क्या बन गया, 1 3 एंड 5, ठीक। अब देखो, क्या इसमें जो ये हमारा ए सेट है ये बी का सबसेट है, सेम ही आया ना। तो ए हम लिखेंगे, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी एंड ऑल्सो बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, ठीक है, समझ रहे हो आप सभी। और अब मान लो यहाँ पे ये ना हो, आगे हमारे पास आता है एक आता है सुपर सेट, एक आता है प्रॉपर सेट, और एक आता है सिंगलटन सेट। जैसे इसमें मान लो, इसी में हम एग्जांपल देख लेते हैं, लेट ए यही मान लो और बी में एक और एलिमेंट ऐड कर दो, जैसे 7 ऐड कर दिया, ठीक है। इसको इग्नोर करो, ठीक है, ये वाला नहीं है, अब की बार एग्जांपल हम दूसरा ले रहे हैं। तो इसमें बच्चों देखो हमारे पास क्या आ जाता है निकल के। अब देखो इसमें ए है, तो ए तो बी का सबसेट है ना, क्योंकि ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो बी में प्रेजेंट है, बट बी इज़ नॉट द सबसेट ऑफ ए, क्योंकि इसका जो 7 है वो हमारे ए सेट में नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हम ए इज द सबसेट ऑफ बी है, तो ये हमारा क्या माना जाएगा, ये जो ए हमारा सबसेट ऑफ बी आया है ना, तो जो ये ए सेट है ना, इसको हम प्रॉपर सेट बोलेंगे, ठीक है, इसको हम प्रॉपर सेट बोलेंगे। ए सेट जो होगा इसमें हमारा वो प्रॉपर सेट है। सुपर सेट क्या है, बी हमारा सुपर सेट हो जाएगा इसमें, जो बी सेट है, कैसे, क्योंकि किसका सबसेट है, जो ए है वो किसका सबसेट है, बी का सबसेट है ना। और हमेशा याद रखना कि ना जो सुपर सेट होता है वो हमारा हमेशा बड़ा नंबर होता है, जैसे इसमें 3 नंबर्स है तो इसमें 4 नंबर्स है, तो ये सुपर सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे बी क्या आ गया, हमारे पास बी सुपर सेट आ गया। सिंगलटन सेट इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जिस सेट में कोई सिंगल चीज़ हो, जैसे हमारे पास कोई भी सेट ले लिया, ए इज़ इक्वल्स टू 1, बी इज़ इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो में हमारे पास सेट्स में एक एक एलिमेंट है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, सिंगलटन सेट में आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिंगलटन सेट। आई होप ये भी आपको चीज़ अच्छे से समझ आ रही है, ठीक है। चलो आगे हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, इंटरवल्स। सो इंटरवल्स एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चे पजल हो जाते हैं, बट ये एक समझने वाला टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें बच्चे गलतियाँ करते हैं। तो इंटरवल्स हमारे 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास ओपन इंटरवल, एक होता है हमारे पास क्लोज इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल जो हमारे पास होता है वो होता है ऐसे, और क्लोज इंटरवल ये बड़ी वाली ब्रैकेट्स होती है हमारी, ठीक है। क्लोज इंटरवल इनमें डिनोट करते हैं, ओपन इंटरवल को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आगे आता है हमारे पास, जैसे लेट्स ए कोई हमारा जो सेट है, ठीक है, और उसके हमारे पास एलिमेंट्स है 1 एंड 2, ठीक। अब अगर हमें लिखना है कि हमें ओपन इंटरवल में अगर इसे लिखना है, अगर हम इसे ऐसे लिखेंगे 1 2, तो इसकी जब हम सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे ना,
जब हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसे ब्रेसेस हमेशा याद रखना। वैसे तो जब हम ऐसे लिखते हैं तो मिडिल ब्रेसेस लगाई जाती हैं, पर इंटरवल की बात हो रही है इसलिए मैं ये वाली ब्रेसेस लगा रही हूँ, ठीक है। तो 1 2 है तो इसको इंटरवल में हम कैसे लिखेंगे, ये लिया x सच दैट, जो x की वैल्यू होगी ना हमारी, यहाँ पे x की वैल्यू वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 1 and 2। समझ रहे हो इसका मतलब कि जो हमारी x की वैल्यू होगी ना वो जो है 1 से तो बड़ी होगी और 1 के इक्वल भी हो सकती है, 1 से बड़ी होगी पर 1 के इक्वल भी हो सकती है, और 2 से छोटी होगी पर 2 के इक्वल भी हो सकती है। तो तब हम लगाएंगे हमारा क्लोज ब्रैकेट। तो इसको अगर हमें लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे, 1 2, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल टू का साइन आ जाए ना, जब भी कहीं पे इक्वल टू आ जाए, लेस देन ग्रेटर देन कुछ भी हो, अगर नीचे इक्वल टू का साइन आ जाता है तो हमारे पास वहाँ पे हमेशा क्लोज इंटरवल लगेगी, ठीक है। और जैसे हमारे पास आ जाए 1 2, जैसे हम ओपन ब्रैकेट लगा रहे हैं दोनों तरफ, सो एक्स सच दैट, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 1 and 2। जो एक्स की वैल्यू होगी ना ओपन इंटरवल अगर हमने लगा रखा है तो एक्स की वैल्यू जो हमारी होगी वो 1 से तो बड़ी होगी पर 2 से छोटी होगी, पर ना तो कभी 1 होगी और ना कभी 2 होगी, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू का साइन इनके नीचे नहीं है। तो अगर ऐसे दिया हुआ मिल जाए तो ऐसे लिखना है, अगर ऐसे दिया हुआ मिल जाए तो इसका मतलब है ये, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, ओपन ब्रैकेट आएगी क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है नीचे, तो 1 and 2 ओपन ब्रैकेट्स, ठीक है। फिर इंटरवल आता है, जैसे हमारे पास हमें बोल दे कि ऐसे पहले क्लोज ब्रैकेट लगा दे और उसके बाद हमारे पास ये ओपन ब्रैकेट लगा दे, तो इसका मतलब आप समझ जाओगे क्लोज ब्रैकेट जहाँ पे होगा वहाँ पे इक्वल टू का साइन भी आएगा नीचे, और जहाँ पे ओपन ब्रैकेट होगा वहाँ पे इक्वल टू का साइन हमारे नीचे नहीं आएगा उसके नीचे। सो एक्स सच दैट, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, जैसे पहले क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट याद करो इक्वल टू का साइन आएगा ना, सो 1 और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है तो इसको हम ऐसे कैसे छोड़ देंगे, समझ रहे हो ना। इसमें क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट थी, और यहाँ पे क्यों लगाया है इक्वल टू का साइन नीचे, क्योंकि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट थी। यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो वैल्यू होगी ना इस सेट में वो 1 हो सकती है, 1 के इक्वल हो सकती है, यानी 1 से बड़ी हो सकती है, और पर 2 कभी नहीं होगी, 2 से छोटी होगी हमेशा, ठीक है ना। अगर हमें ऐसा दिया हुआ है तो ऐसे कैसे लिखेंगे, इक्वल टू का साइन देख लिया तो क्लोज ब्रैकेट लगा दो आंख मीच के, तो फिर 1 और 2, ठीक है। अगर हमें दिया मिल जाए 1 2 इज इक्वल, तो इसको कैसे लिखें, एक्स दैट, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, बताओ, दिमाग लगा, ओपन ब्रैकेट है तो ऐसा साइन आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट है 2 के तो कैसा लगा देंगे, इक्वल टू भी नीचे लग जाएगा, यानी 2 की इक्वल वैल्यू हो सकती है जो इस सेट में आएगी, 2 से लेस हो सकती है, 1 नहीं होगी कभी, 1 कभी भी नहीं होगी, 1 से बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो इसको अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसको मत देखो, ठीक है, इसको मत देखो, अब खुद से ट्राई करो, जैसे हमें दिख रहा है इसमें कि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है नीचे तो ओपन ब्रैकेट आएगी, ठीक है ना। तो 1 2, आई थिंक ये भी आपको समझ आ गया, इंटरवल्स बहुत ईजी हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हमारा, तो बच्चों पावर सेट। तो पावर सेट हमारे पास क्या होता है, तो जैसे कोई सेट सपोज करो, कोई सेट है हमारे पास ए, कोई सेट है हमारे पास और उसमें एलिमेंट्स हैं हमारे 1 and 2, ठीक है। तो इसका हमें पावर सेट निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है इसका, हमें पावर सेट निकालना है। तो पावर सेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास बच्चों वो होता है 2 की पावर n, n में जितने एलिमेंट्स होते हैं ना हमारे सेट के अंदर उनको डाल दो, जैसे इस सेट में जो है कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है,
तो इसके जो पावर सेट जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, हमारे पास 4 पावर सेट निकलेंगे। क्या क्या हो जाएंगे, जैसे 1 2 1 2 इकट्ठा भी आ सकता है। ये तो 3 ही हुए, अब बोलोगे जैसे 1 एक पावर सेट हो गया, 2 हो गया, 1 2 हो गया, ठीक है। अब बोलोगे कि ये तो 3 ही हुए, चौथा कौन सा होगा, इसमें तो और कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो जो फोर्थ होगा ना बच्चों, वो हमारे पास होगा ये। हो गए ना 4, 1 2 1 2 और ये 5 होता है, वो हर एक सेट का पावर सेट होता है। हर सेट का एक पावर सेट जो होता है वो 5 होता है। हमेशा याद रखना बच्चों, हर एक सेट का जो एक पावर सेट होता है वो 5 होता है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी सेट बी है, उसके अंदर एलिमेंट्स है हमारे 2 5 8, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 की पावर n। तो 2 की पावर कितनी एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, तो क्या आ गया, 8 आ गया। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 ही होता है ना, तो 8 आ गया हमारे पास। अब देखो पावर सेट 8 निकल के आएंगे, ठीक है। 2 हो गया सिंगल 2, फिर क्या हो गया, 5 हो गया सिंगल 5, 8 हो गया। मिडल ब्रेसेस के अंदर आते हैं, हमेशा याद रखना। फिर 2 5 इकट्ठा भी आ सकता है ना 2 5। फिर 5 8 इकट्ठा आ सकता है, ये 8 2 भी इकट्ठा आ सकता है, 8 2, और फिर ये तीनों भी इकट्ठे आ सकते हैं। मतलब जितने भी पॉसिबल वेज होते हैं, कितने पॉसिबल वेज से आप इसको लिख सकते हो, इसके एलिमेंट्स को। ये 7 एलिमेंट्स हो गए, एक कहाँ रह गया, अरे एक कहाँ गुम हो गया भाई, याद करो याद करो। हाँ सही, एक 5 होता है हमारा एलिमेंट, याद आया ना। एक पावर सेट, हर सेट का एक पावर सेट हमारा 5 होता है, ठीक है। तो ये सारे ऐसे पॉसिबल वेज हो सकते हैं हमारे। तो ये भी आ गया समझ में पावर सेट। अब हमारे पास आता है आगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जैसे यूनिवर्सल सेट एक बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट इसके नाम से ही पता लग रहा है कि सारों को मिक्स करके, जैसे कोई भी सेट है हमारे पास, ए सेट है 1 2 ए बी सी, कोई बी सेट है, इसमें एलिमेंट्स हैं हमारे 2 ए ई आई, ठीक है। ये एलिमेंट्स हैं हमारे, तो इसका यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट में क्या आएगा, इसके 1 2, पहले एलिमेंट पहले सारे लिख दो ए बी सी, ठीक है। अब 2 इसमें आ गया तो दोबारा नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। इन दोनों का इकट्ठा करके जब हम लिखते हैं ना, मतलब सारों को लिखते हैं, तो वो यूनिवर्सल सेट में आता है। बट रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है इसमें, ठीक है। जैसे 1 2 एक एक बार आ रहे हैं सभी, ए बी सी, 2 आ गया तो नहीं लिखेंगे, ए भी यहाँ पे है तो नहीं लिखेंगे, ई है नहीं है तो ई लिख देंगे, फिर आई है नहीं है तो आई भी लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। समझ आ रहा है। मान लो यहाँ पे हमारे पास एक और भी दिया हुआ होता तो हम भी नहीं लिखते, क्योंकि एक बार आ चुका है। एक वर्ड एक ही बार आएगा, एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, ठीक है, रिपीटेशन नहीं होगा। जैसे हमारे पास 3 है, मान लो इसमें सी आ जाए एक, 3 4 5, तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा, 3 4 5 ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इसमें यूनिवर्सल सेट बनाना हो। यूनिवर्सल सेट सारे सेट्स का एक मिक्सचर होता है, जिसमें रिपीटेशन जो एलिमेंट्स का होता है वो नहीं होता है, ठीक है। समझ गए आप सभी। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या होता है, ऑपरेशन लगते हैं सेट्स पे। जैसे एक ऑपरेशन होता है यूनियन, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स।
तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, लेट सपोज ए कोई हमारे पास सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हमारे पास हैं ए ई आई ओ यू। फिर मान लो एक बी कोई सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए आई यू। तो इनका यूनियन करना है हमें, ए यूनियन बी। ये भी एक यू की तरह ही होता है, ठीक है, ऐसे साइन होता है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी अगर हमें इनका निकालना है, इन दोनों सेट्स का यूनियन निकालना है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, यूनियन। ए यूनियन बी क्या निकलेगा, इसमें भी जो रिपीटेशन होता है वो अलाउड नहीं होता। ए ई आई ओ यू, इसके हो गए सभी। अब इसमें आते हैं, ए इसमें आ गया, पहले आ गया तो दोबारा नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं करना है। आई इसमें आ गया, इसमें भी आया हुआ है तो ये भी रिपीट नहीं करना। यू इसमें आ गया, इसमें भी आया हुआ है तो ये भी रिपीट नहीं करना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये यूनियन निकल के आ गया, ठीक है। ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ गया, ए ई आई ओ यू आ गया ना। अब एक जो ऑपरेशन होता है वो होता है हमारे पास इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन क्या होता है बच्चों, जैसे हमारे पास कोई ए सेट मान लो, ठीक है, जैसे अगर हम यही मान लो, ये वाला एग्जांपल ले लो, ठीक है, जैसे इसमें हमें इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का हम डिनोट करते हैं उल्टे यू की तरह होता है इसका साइन, ठीक है। जैसे इसका हमें ए और बी का निकालना है इनका, तो ए इंटरसेक्शन बी, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, क्या बोले इसे, इंटरसेक्शन, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, क्या आएगा इंटरसेक्शन इसका, देखो ए इंटरसेक्शन का एक तरह से मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स जो हमारे होते हैं, ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट्स को हम इंटरसेक्शन में लिखते हैं। तो इनमें देखो कॉमन एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से हैं, कॉमन यानी जो दोनों में है, जैसे पहले है ए, तो क्या ये इसमें है तो ए लिख देंगे, दोनों में है तो। फिर ई इसमें है, इसमें तो नहीं है तो ये नहीं लिखेंगे। फिर आई देखेंगे, फिर आई इसमें है, आई तो इसमें भी है तो दोनों जगह है तो लिख देंगे आई भी, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। फिर ओ इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे। फिर यू इसमें है, इसमें भी है तो यू भी लिख देंगे। तो ये हमारा इंटरसेक्शन निकल के आ चुका है, ठीक है, बहुत इजी है इंटरसेक्शन। यूनियन में हमें जो सारे एलिमेंट्स को लिखना होता है, जो यूनियन होता है उसमें हमें सभी एलिमेंट्स को लिखना होता है बट रिपीट नहीं करना होता। लेकिन जो इंटरसेक्शन होता है उसमें हमारे कॉमन एलिमेंट्स को लिखा जाता है। चलो आगे हमारा टॉपिक आता है हमारे पास वेन डायग्राम्स, ठीक है, वेन डायग्राम्स। तो वेन डायग्राम बच्चों देखो क्या होते हैं, एक बॉक्स होता है, हमेशा इनमें एक साइड में यूनिवर्सल जो होता है ये हमेशा रहता है, ठीक है। मान लो आपके पास कोई सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है, एक सेट ए है एक सेट बी है, तो ये सर्कल्स बना लो। तो इन दोनों में कोई एलिमेंट्स जो होंगे वे कॉमन भी होंगे, हो सकते हैं ना, और अलग अलग भी होंगे। तो ये जो सारा एरिया होता है ना हमारे पास, ये ए सेट है ये बी सेट है, ठीक है, ये जो सारा एरिया होगा, क्योंकि आप सभी को पता है जब हम यूनियन निकालते हैं किसी भी चीज़ का, ये ए यूनियन बी निकल गया है, ठीक है। जब हम किसी भी चीज़ का यूनियन निकालते हैं तो उसमें एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते बट सारे लिखने होते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे एलिमेंट्स है वो आएंगे ना, तो हम ये सारा वेन डायग्राम ए और बी का कैसे बनेगा, ये बन जाएगा, ठीक है। फिर आता है एक जैसे इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या होगा, सर्कल्स बना लिए, ये ए सेट है ये बी सेट है, ठीक है। इंटरसेक्शन में हम हमेशा कौन से एलिमेंट्स लेते हैं जो कॉमन होते हैं, तो इन दोनों ये सेट्स मान के चलो, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन एरिया क्या है, ये वाला एरिया दोनों में कॉमन है ना, तो ये इंटरसेक्शन हो गया, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। और ज़्यादा ब्रीफ में और ज़्यादा हम गहराई से जब हमारी एक्सरसाइज आएंगी
तब हम करेंगे। अभी इंट्रोडक्शन में केवल आप इतना अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आगे आता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, क्या आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस ऑफ सेट्स। सो बच्चों अब एक बात ध्यान रखनी है इसमें, डिफरेंस ऑफ सेट्स में, जैसे कोई भी एक सेट ले लो, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, कोई बी है उसमें हमारे पास है 2 4 6 8। डिफरेंस, माइनस का साइन याद आया, जब हमें किसी चीज़ का डिफरेंस निकालना होता है तो माइनस करते हैं, सभी को पता है, ठीक है। तो अब हमसे पूछ लेगा कि इसका a माइनस बी, यानी a का b से डिफरेंस बताओ और b का a से डिफरेंस बताओ, ठीक है। b माइनस ए, माइनस का जो ये साइन होता है ये डिफरेंस को डिनोट करता है हमेशा, ये जो साइन होता है ये डिफरेंस को डिनोट करता है, ठीक है। अब जैसे हमें इसका a माइनस बी निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो इसमें क्या निकालोगे तुम सभी देखो, इसमें ना हमें जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना उनको नहीं लिखना होता। जैसे इसमें 1 है, इसमें नहीं है। जैसे इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। इसमें 6 है तो इसमें भी 6 है ना। तो कॉमन एलिमेंट्स को इनमें नहीं लिखना होता, डिफरेंस जब हम निकालते हैं इनको नहीं लिखा जाता है, ठीक है। अब a माइनस बी हमें निकालना है तो क्या बच गया है हमारे a के अंदर, क्या बच गया, 1 3 एंड 5, 1 3 एंड 5, ये हमारा आंसर हो गया। अब आप बोलोगे कि मैम आपने b के ये 8 बचा हुआ था, ये तो लिखा ही नहीं। तो बच्चों जब आप b माइनस ए निकालोगे ना, जो पहले होता है, जैसे इसमें a हमारा पहले है ना पहले, तो इसके एलिमेंट्स जो कॉमन के अलावा जो एलिमेंट्स बच गए उनको लिखना होता है। और जब हम b माइनस ए निकालेंगे तो इसमें पहले क्या है, b है, तो जो पहले है उसके कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ के लिखना होता है। तो b माइनस ए में क्या बच गया, ए के एलिमेंट्स नहीं लिखने हैं क्योंकि ये पीछे है, ठीक है। तो b के एलिमेंट्स इसमें हमें लिखने हैं। तो b के एलिमेंट्स कौन से, b के एलिमेंट्स कितने हो, तो b माइनस ए जब हम निकालेंगे तो b में क्या बच गया, कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ के 8 बच गया ना, तो हम 8 लिख देंगे, ठीक है। तो पहले वाले निकालना होता है तो पहले वाले के एलिमेंट्स लिख दो कॉमन को छोड़ के, और b वाले में ये वाला हो जाएगा। तो आई होप ये भी समझ गए हो आप। चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम लोग। तो बच्चों तो हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ठीक है। तो जो कॉम्प्लीमेंट को हम डिनोट करते हैं, जैसे कोई ए सेट है उसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम उसको डिनोट करते बोलेंगे इसको, ठीक है। तो जैसे हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है जैसे, ठीक है, कोई यूनिवर्सल सेट हमने ले लिया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और कोई ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 एंड 9, ठीक। अब हमें बोल दे कि जो है इसका कॉम्प्लीमेंट हमें बताना है, किसका, ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ। तो क्या लिखोगे आप, ए का जो कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आएगा ना वो क्या आएगा, जो ए के एलिमेंट्स है ना उन सभी को छोड़ दो, वे सभी नहीं लिखने। जैसे 1 है तो 1 को छोड़ दो, 3 है तो 3 को छोड़ दो, 5 है तो 5 को छोड़ दो, 7 है तो 7 को छोड़ दो, 9 है तो 9 को छोड़ दो, ठीक है। इनको छोड़ के जो हमारे पास एलिमेंट्स बच गए, क्या बच गए, 2 बच गया, 4 बच गया, 6 बच गया, 8 बच गया, 10 बच गया। तो ये क्या निकल के आ गया हमारे पास, ए का कॉम्प्लीमेंट निकल के आ गया, ठीक है। ये आई होप ये भी आपको समझ आ गया है। अब हमारे पास आता है एक फॉर्मूला, हमारे पास आता है, जैसे हमें कोई ए सेट है उसका यूनियन निकालना है बी के साथ, तो इसको हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा, और अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन बोल दे तो हम क्या लिखेंगे, एन ए प्लस एन, यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी, ठीक है। ये फॉर्मूलाज
आगे बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाले हैं, तो इनको ध्यान से याद कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वे आती हैं। जैसे जो ए का हमारे पास इंटरसेक्शन होगा बी के साथ, वो हमेशा, अगर बी का जो इंटरसेक्शन है वो, जो ए का इंटरसेक्शन बी से होगा और जो बी का इंटरसेक्शन ए से होगा, वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है, ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ए का अगर हम बी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे या बी का ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो इक्वल आएंगे। इस लॉ को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर हम ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करेंगे और फिर सी के साथ अलग से करेंगे, तो वो किसके इक्वल आएगा, जब हम ए का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ करेंगे तो वे दोनों सेम आएंगे। ये होता है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अगर हम ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करते हैं तो हमें जो आंसर मिलेगा तो वो हमें ए ही मिलने वाला है। इसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अगर हमारे पास आता है आगे, जो ए का इंटरसेक्शन अगर हम बी यूनियन सी के साथ अगर हम ए का इंटरसेक्शन करते हैं तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी के यूनियन जब हम ए इंटरसेक्शन सी के साथ करें तो ये दोनों सेम होंगे। तो इस लॉ को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज, आई होप आप सभी को सारी चीज़ें कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपको कुछ समझ